जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म एग्री कोचिंग कानपुर में। हम सोइल साइंस कंप्लीट करेंगे हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे। हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है, आज हम दूसरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे। तो आपका स्वागत है, आप यहाँ पे आए और आए हैं तो कुछ सीख के ही जाएंगे ये मेरी गारंटी है। तो हम जो पहले लेक्चर में हमने सोइल साइंस की क्या क्या डिफिनीशन कंप्लीट की थी। सोइल साइंस लैटिन भाषा का शब्द है जिसको सोलम बोलते हैं और जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है फ्लोर या ग्राउंड। ऐसा करके हमने बहुत कुछ पहले लेक्चर में पढ़ा था, तो आप पहला लेक्चर देख लीजिएगा। अब हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो और जो भी बेसिक्स होंगे सोइल साइंस के वो भी क्लियर किए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्या है सोइल साइंस? सोइल साइंस, सोइल साइंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान। सोइल साइंस भी हमारा सोइल की तरह लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन, जिसका जो कि कैटिना से बना है। कैटिना से बना है, जिसका अर्थ होता है ए चेन। इसको याद रख लीजिएगा। और कल की साइंटिस्ट की सीरीज में एक साइंटिस्ट ऐड कर लीजिएगा कि फादर ऑफ इंडियन सोइल टेस्टिंग। वो हमारे लीथर साहब ही हैं हमारे, ठीक है। और कल जो हमने पढ़ा था, लैंड जो होती है 2 डायमेंशनल होती है, सॉइल 3 डायमेंशनल, और उसमें अर्थ भी जो होती है, अर्थ वो भी 2 डायमेंशनल होती है। अर्थ भी 2D स्ट्रक्चर होता है, अर्थ का 2 डायमेंशनल होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो सोइल मृदा विज्ञान में किस जो सिल्ट होता है, सिल्ट एंड सैंड और सिल्ट दोनों को क्या बोलते हैं? ये जो होती है स्केलेटल ऑफ सॉइल होती है। सैंड और सिल्ट जो होती है स्केलेटल, कंकाल, स्केलेटल ऑफ सॉइल। किसको बोलते हैं स्केलेटल ऑफ सॉइल? सैंड को और सिल्ट को स्केलेटल ऑफ सॉइल बोलते हैं। और मार्स जिसको फ्लैश बोलते हैं, फ्लैश ऑफ सॉइल क्या होता है? फ्लैश ऑफ सॉइल या फिर एक्टिव पार्ट ऑफ द सॉइल, एक्टिव पार्ट ऑफ द सॉइल। फ्लैश अक्सर पूछ लिया जाता है, किसे बोलते हैं? तो क्ले जो होती है हमारी क्ले सॉइल, उसको एक्टिव पार्ट या फिर फ्लैश ऑफ सॉइल बोलते हैं। क्ले सॉइल में हाईएस्ट नेगेटिव आयन होते हैं, हाईएस्ट नेगेटिव आयन होते हैं। क्या होते हैं? हाईएस्ट नेगेटिव आयन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मृदा में क्या होता है कि फरो स्लाइस क्या होती है। फरो स्लाइस जब हम होराइजन पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। फरो स्लाइस क्या होती है? वो 15 सेंटीमीटर जो ऊपरी काट होती है, 15 सेंटीमीटर एक लेयर होती है, उसकी ऊपरी काट को फरो स्लाइस कहते हैं। जिसका वेट, इसका वेट पूछ लिया जाता है। फरो स्लाइस का वेट कितना होता है? तो इसका वेट होता है 2.26 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो 1 सेंटीमीटर 1 इंच हमारी जो सॉइल होती है उसकी 1 इंच अगर लेयर 1 इंच है, 1 इंच उसको काट लिया जाए 1 हेक्टेयर का और उसको ओवन ड्राई करके तौला जाए, वेट किया जाए, तो उसका जो वेट होता है कितना होता है? 1 इंच सॉइल लेयर या फिर सॉइल स्लाइस का 1 इंच सॉइल स्लाइस का वेट कितना होता है? तो वो होता है हमारा 150
टन, 150 टन जो होता है हमारा, होता है कि सोइल का लेयर का वेट होता है 150 टन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोइल का एक्सटीरियल स्ट्रक्चर। सोइल का एक्सटीरियल स्ट्रक्चर क्या है? सोइल का एक्सटीरियल स्ट्रक्चर, बाहरी आवरण। एक्सटीरियल से पहले हम इंटीरियल पढ़ेंगे, फिर बाद में एक्सटीरियल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आंतरिक आवरण में क्या क्या है हमारी पृथ्वी के, जो नॉर्मल एग्रीकल्चर में पूछा जाता है उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ सोइल, अर्थ। पृथ्वी का बाहरी आवरण। तो इसमें हम पहले एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्या होता है। इंटीरियल स्ट्रक्चर, जब हम मृदा में या अर्थ में एक काट लगाते हैं ऐसे करके, तो हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है अंदर से 3 भागों में बटी हुई है, 3 भागों में बटी हुई है। किसको क्या बोलते हैं? तो ये हमारी जो पहली लेयर होती है इसको बोलते हैं क्रस्ट। दूसरी हमारी जो लेयर होती है इसको बोलते हैं क्या? मेंटल। दूसरी लेयर है हमारी मेंटल। और जो तीसरी लेयर होती है हमारी उसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसमें जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट में क्या है, किस आयन की या फिर किस एलिमेंट की अधिकता होती है? तो इसमें जो होती है सिलिकॉन और एल्युमिनियम जो एलिमेंट होते हैं इसकी अधिकता होती है। क्या होती है? अधिकता। हाई अमाउंट में पाए जाते हैं सिलिकॉन और आयन, और इसमें थोड़े बहुत मात्रा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। अब देखते हैं कि इसकी जो टेम्परेचर कितना होता है, क्रस्ट का टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर होता है हमारे इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हमारा टेम्परेचर होता है। जब हम अर्थ के जो क्रस्ट होता है उसके अंदर जाते हैं, जहाँ पे ये वाटर लेवल होते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर वाटर लेवल का टेम्परेचर। और इसी में क्रस्ट में ही हम ह्यूमन रहते हैं, ह्यूमन रहता है इसमें, आदमी इसी में रहता है, इंसान, पक्षी, पेड़ पौधे सब इसी में, पेड़ पौधे से लेके हर चीज़ इसी में है, क्रस्ट के ऊपरी भाग में। यहीं पे माउंटेन होता है तो यहीं पे समुद्र होता है, इसी में समुद्र से लेके माउंटेन हर चीज़ इसी में, क्रस्ट में। टेम्परेचर के बाद इसका जो कितनी चौड़ी है, ये इसकी चौड़ाई कितनी है तो वो हम पढ़ेंगे। इसकी चौड़ाई विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है हमारी 5 to 11 किलोमीटर। कहाँ पे? समुद्र में, ओशियन में। और 56 किलोमीटर जो इसकी चौड़ाई है वो हमारी कहाँ पे है? तो वो हमारी जो लैंड में है, जहाँ पे हम रहते हैं। किस में है? लैंड एरिया या मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे 56 किलोमीटर है। अब इसका जो डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी कितनी है हमारी क्रस्ट की? एवरेज डेंसिटी की बात करेंगे तो जो हमारी डेंसिटी है इसकी है 2.5 से 3, इसकी डेंसिटी है 2.5 से 3 ग्राम पर सीसी किसकी जो होती है हमारी क्रस्ट की सोइल डेंसिटी कितनी होती है? 2.5, 2.5 से 3 ग्राम पर सीसी सोइल डेंसिटी जो होती है क्रस्ट की होती है। अब मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें किस एलिमेंट की अधिकता होती है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इन एलिमेंट की अधिकता होती है किसमें? मेंटल में। और इसका जो टेम्परेचर होता है
टेम्परेचर जो होता है इसका टेम्परेचर होता है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी जो विड्थ होती है, ये जो इसकी विड्थ होती है, विड्थ होती है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेंसिटी कितनी होती है। सोइल डेंसिटी कितनी होती है इसकी, मेंटल में डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी होती है इसकी 3 to 4.5 ग्राम पर सीसी, 3 से 4.5 ग्राम पर सीसी इसकी डेंसिटी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कोर को सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी जो है विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, विड्थ ये जो लेंथ है इसकी कितनी जो किलोमीटर है चौड़ी है, ये कोर तो ये है हमारी 4500 किलोमीटर। और इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है हमारा, इसका टेम्परेचर है 4300 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। और बात करते हैं इसकी डेंसिटी की, डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इसकी है 9 to 12 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी हो गई। और इसमें किस एलिमेंट की अधिकता होती है, इसमें, तो इसमें अधिकता होती है निकेल और आयरन की अधिकता होती है। अब इसमें जो सॉलिड होता है कोर का जो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट में किसकी अधिकता होती है, तो उसमें अधिकता होती है आयरन की और निकेल की। और जो लिक्विड पार्ट होता है कोर का जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें किस चीज़ की अधिकता होती है, तो निकेल की और आयरन की अधिकता होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन उससे पहले हम अर्थ की जो है नॉर्मल सॉइल डेंसिटी जान लेते हैं। अर्थ की नॉर्मल सॉइल डेंसिटी कितनी है, समझ में आ रहा है समझ में अर्थ की जो है नॉर्मल सॉइल डेंसिटी कितनी है, नॉर्मल सॉइल डेंसिटी इसकी 5.5 ग्राम पर सीसी। ये हमारा अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर हुआ। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के एक्सटीरियर स्ट्रक्चर, बाहरी आवरण पढ़ेंगे। ये हमारा आंतरिक आवरण कंप्लीट हो चुका है अर्थ का, आंतरिक आवरण कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे अर्थ का बाहरी आवरण। आंतरिक आवरण तो जान लिए हम लोग, अब बाहर का देखेंगे क्या होता है बाहर, पृथ्वी के बाहर। देखो बाहर क्या होता है अर्थ के, मिट जाओ। एक्सटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। बाहरी आवरण हमारी पृथ्वी का क्या है, तो हमारे जो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं अर्थ में। एक्सटीरियर में, बाहरी आवरण में, पहला होता है सॉलिड पार्ट, सॉलिड कंपोनेंट, या फिर सॉलिड कंपोनेंट होता है या सॉलिड पार्ट होता है, जिसको सॉलिड कंपोनेंट। और दूसरा होता है लिक्विड। क्या होता है दूसरा, लिक्विड कंपोनेंट। और तीसरा होता है गैसियस, जिसको गैस कंपोनेंट, गैसियस होते हैं। सॉलिड में हमारा आता है लिथोस्फीयर।
लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, सॉलिड को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, जो कि हमारा कितने परसेंट है? 93.06% है टोटल मास का। जो लिक्विड पार्ट होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जो कि हमारी टोटल जो टोटल मास होता है उसका 6.92%। क्या कितना? 6.92%, 6.92%, 6.92% या कहीं कहीं भी 6.91% भी मिल जाता है, 6.91%। ठीक है। और तीसरा होता है गैसियस, जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तीसरा होता है एटमॉस्फेयर। क्या होता है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कितने परसेंट पार्ट होता है? 0.03%, 0.03% जो पार्ट होता है हमारा एटमॉस्फेयर का होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारे वो होते हैं अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट, किस का कंपोजिशन क्या है। हमारे अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट के कंपोजिशन क्या है, अर्थ क्रस्ट का एलिमेंट कंपोजिशन क्या है। उससे पहले हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, दिमाग में आ गया। जो फर्स्ट सोइल मैप ऑफ इंडिया, ये लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट सोइल मैप ऑफ इंडिया किसने दिया? तो वो है सोकालास्की, सोकालास्की, उन्होंने जो है फर्स्ट सोइल मैप दिया। सोकालास्की जी ने जो है फर्स्ट सोइल मैप दिया इंडिया का। ठीक है। अब पढ़ते हैं एलिमेंट कंपोजिशन ऑन अर्थ क्रस्ट। हमारे अर्थ क्रस्ट में कितने एलिमेंट कंपोजिशन है? एलिमेंट कंपोजिशन ऑन अर्थ क्रस्ट समझ में आ रहा है? आना चाहिए। जहाँ पे समझ में ना आए पूछ लेना, अभी थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, शुरुआत के वीडियो में जैसा बन रहा है आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में, है ना, समझाने में। एकदम से तो बनता नहीं है कुछ भी। तो पढ़ेंगे अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो है अर्थ क्रस्ट में क्या होता है? एलिमेंट कंपोजिशन। क्या होता है? एलिमेंट कंपोजिशन ऑन अर्थ क्रस्ट। ऐसे नहीं लिखेंगे, अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट कंपोजिशन ऑन अर्थ क्रस्ट करेंगे। एलिमेंट कंपोजिशन ऑन अर्थ क्रस्ट। तो मेजरली 8 जो एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं, वो अर्थ क्रस्ट में होते हैं। मेजरली कितने एलिमेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में? 8 एलिमेंट मेजरली। और पूछा जाए कि क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में कितने मेजर एलिमेंट हैं, तो वो हैं 8। कितने? 8। तो हम पढ़ते हैं इनमें 8 मेजर एलिमेंटों में कौन कौन से मेटेलिक हैं और कौन कौन से नॉन मेटेलिक हैं। यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यहाँ तक करते हैं। कितने मेटेलिक हैं और कितने नॉन मेटेलिक हैं। मेटेलिक ये जो होते हैं नॉन मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। और यहाँ पे कर लेते हैं मेटेलिक एलिमेंट। आप भी सोच रहे होंगे कि पढ़ाना नहीं आता, लेकिन पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखो कोशिश की जा रही है, जल्दी अच्छा पढ़ाने लगूंगा मैं। डोंट वरी, कोशिश कर रहा हूँ।
आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। तो नॉन मेटेलिक में होता है पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, दूसरा होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। और नॉन ये मेटेलिक होता है, मेटेलिक में कौन कौन से होते हैं? मेटेलिक में होता है ओशियाल, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद होता है आयरन, आयरन के बाद होता है ओशियाल, कैल्शियम, फिर होता है सोडियम, फिर सातवां होता है पोटेशियम, फिर आठवां होता है मैग्नीशियम। ओशियाल, इसकी एक ट्रिक है, ओशियाल फेंकोना कम कर दो, ओशियाल फेंकोना कम कर दो, इसकी ट्रिक है, याद कर लीजिएगा अगर करना हो तो, नहीं तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये जो ऑक्सीजन है कितने परसेंट हमारी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 46.6%, 46.6% जो है ऑक्सीजन हमारी अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। और जो सिलिकॉन है वो हमारी अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है 27.7%, 27.7% जो सिलिकॉन है वो हमारी अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम कितने परसेंट पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पाई जाती है हमारी 8.13%। कितने परसेंट? 8.13%, 8.13% जो है एल्युमिनियम हमारी अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। फिर इसके बाद आते हैं आयरन। आयरन हमारी अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है 5%। कितने परसेंट? 5% आयरन पाया जाता है। इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम पाया जाता है हमारा 3.6%, 3.6% हमारा आयरन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद पाया जाता है सोडियम। सोडियम हमारा कितने परसेंट? कितने परसेंट? 2.8%, 2.8% हमारा सोडियम पाया जाता है। इसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम हमारा पाया जाता है, समझ में आया क्या पढ़ा रहा हूँ? पोटेशियम लिखो, नोट बनाओ। पोटेशियम पाया जाता है 2.5%, 2.5%। इसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है 2.09%, 2.09% जो है हमारा मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट डोमिनेंट सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। मोस्ट डोमिनेटेड एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट डोमिनेटेड एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, तो वो है हमारा O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने, सेकंड मोस्ट डोमिनेटेड सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है वो है हमारा सिलिकॉन। दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मोस्ट डोमिनेटेड या डोमिनेटेड एलिमेंट है हमारा सिलिकॉन, ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड डोमिनेटेड, यहीं पे निपटा दें, वहाँ क्यों लिखते हैं। सेकंड नंबर पे ये है फर्स्ट डोमिनेटेड एलिमेंट, ये है फर्स्ट डोमिनेटेड। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि नॉन मेटेलिक में सबसे ज़्यादा मोस्ट डोमिनेटेड एलिमेंट कौन सा है? तो नॉन मेटेलिक में ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन ना देके वो देते हैं सिलिकॉन, तो सिलिकॉन लगाना है। और अगर मेटेलिक में पूछे सबसे ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट, मोस्ट डोमिनेटेड मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? तो जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, ये जो है मेटेलिक में मोस्ट डोमिनेटेड एलिमेंट है। और कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है इसकी जो पूछा जाए सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज करने वाला एलिमेंट कौन है? तो वो है कैल्शियम, कैटायन एक्सचेंजेबल कौन सा है? तो वो हमारा है कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। कितने? 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे सोइल साइंस से रिलेटेड, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। धीरे धीरे करके उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो वो मिलेंगे, लेकिन हमारा एक पूरा सीरीज़ में क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, जिससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस related to soil science. तो सबसे पहला है, हमारी भारत की मृदा में किस एलिमेंट की कमी पाई जाती है। हमारी भारतीय मृदा में अधिकतर किस तत्व की या न्यूट्रेंट की, किस न्यूट्रेंट पोषक तत्व की, किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। तो किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, वो है हमारा N2 नाइट्रोजन। हमारी भारत की मृदा में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, वो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और पूछा जाता है कि किस माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी पाई जाती है। किस माइक्रो न्यूट्रेंट में, अगर माइक्रो न्यूट्रेंट पूछा जाए, भारतीय मृदा में किस माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी पाई जाती है, किस माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी पाई जाती है, तो वो है जिंक। और भारतीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है, तो कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर कितना पाया जाता है भारतीय मृदा में। भारतीय मृदा में ऑर्गेनिक मैटर कितना पाया जाता है, तो वो लेस देन 0.5% से कम पाया जाता है भारतीय मृदा में। उसके बाद लॉ ऑफ मिनिमम पूछा जाता है। लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया, तो जेवी लीविंग ने लॉ ऑफ मिनिमम दिया। इसके बाद लॉ ऑफ मिनिमम हो गया, जेवी लीविंग ने दिया। और अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2015 से जो है वर्ल्ड सोइल डे किस तारीख को मनाई जाने लगी है। 2015 से वर्ल्ड सोइल डे या दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे मनाया जाता है। किस तारीख को, 2015 से वर्ल्ड सोइल डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। किस सॉइल में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सॉइल में कैंकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। कैंकर नोड्यूल्स किस प्रकार की मृदा में पाई जाती हैं। कैंकर नोड्यूल्स किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं, तो रेड सॉइल में पाए जाते हैं। रेड लाल मिट्टी में कैंकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, लाल मृदा में कैंकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर किस मृदा में पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक सॉइल जो हिस्टो सॉइल्स होती है उसमें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। बीज के निर्माण में, ये क्वेश्चन होता है सीड के निर्माण में, सीड के निर्माण में जो आवश्यक पोषक तत्व होता है, सीड के निर्माण में आवश्यक पोषक तत्व होता है, वो कौन होता है, तो वो होता है फास्फोरस। सीड के निर्माण में क्या होता है, फास्फोरस आवश्यक पोषक तत्व होता है। और जिंक की कमी से जो होता है, जिंक की कमी किस मृदा में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है जिंक की जो कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ जिंक किस मृदा में होती है, तो अक्सर कैलकेरियस जो सॉइल होती है, कैलकेरियस जो सॉइल होती है उसमें जिंक की कमी पाई जाती है। इसके बाद एक्टिव एसिडिटी किसके कारण होती है, एक्टिव एसिडिटी जो होती है हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम
हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम आयन की अधिकता के कारण एक्टिव एसिडिटी होती है। और न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कंसेप्ट किसने दिया? तो ब्रेस ने दिया। ब्रेस साइंटिस्ट हुए एक, उन्होंने न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कंसेप्ट दिया। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कंसेप्ट दिया। पूछा जाता है कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? तो वो है सनफ्लावर, जिसको सनफ्लावर है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ दोस्तों। आज हमारा दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। सोइल साइंस के 2 लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में ऐड हो गए हैं। बेटर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, धीरे धीरे ग्रो होगा। ठीक है, आप इतने यहाँ तक बने रहे उसके लिए आपका धन्यवाद। तहे दिल से आपका स्वागत है। आप बने रहिए और कुछ सीखते रहिए, नया कोशिश करते रहिए। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, आप कोशिश करिए मेरे लिए। धन्यवाद।